इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे भारत की इकोनॉमी के इंजन रूम में चलेंगे, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं कि ये अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर आखिर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे चलाता है। अब एक बड़ा सवाल, आज की मॉडर्न इकोनॉमी में कैपिटल आएगा कहां से और उसकी कॉस्ट क्या होगी? अगर आप एक बिजनेस लीडर या डिसीजन मेकर हैं, तो मार्केट को समझने के लिए इन बेसिक मैकेनिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल बिजनेस रियलिटी है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले सेंट्रल बैंकिंग इंजन, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद एलएएफ मैकेनिक्स, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस और आखिर में सिस्टमिक बफर्स। पार्ट 1, द सेंट्रल बैंकिंग इंजन, रिजर्व बैंक की एक छोटी सी हिस्ट्री। देखिए, ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन रातों रात तो बनने गया है ना। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों से इसकी शुरुआत हुई। 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ और 1935 में ये ऑफिशियली स्टैब्लिश हो गया। फिर 1949 आते आते इसका पूरी तरह से नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि आरबीआई सिर्फ नोट छापने वाली कोई मशीन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का एक मजबूत एंकर है। मॉनेटरी अथॉरिटी होने के साथ साथ ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करता है और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी में कमर्शियल बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है, एकदम अल्टीमेट बैकअप। पार्ट 2, मॉनेटरी पॉलिसी और स्टेबिलिटी। ये ड्यूअल मैंडेट आखिर क्या है? ये मैंडेट अपने आप में एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। सोचिए, एक तरफ महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है और दूसरी तरफ प्रोडक्टिव सेक्टर्स को ग्रोथ के लिए प्रॉपर क्रेडिट यानी लोन भी देना है। बिजनेस के नजरिए से देखें तो यही बैलेंस आखिरकार मार्केट का मूड तय करता है। अब इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास एक पूरा कंट्रोल पैनल होता है। इसमें डायरेक्ट टूल्स हैं जैसे रिजर्व रेशियो और कुछ इनडायरेक्ट टूल्स भी हैं जैसे मार्केट ऑपरेशंस। यही टूल्स मनी और क्रेडिट के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। पार्ट 3, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के मैकेनिक्स। डेली कैश फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या एलएएफ आखिर है क्या? इसको आप बैंकिंग सिस्टम के एक डेली वॉल्व की तरह समझिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलैटरल की तरह यूज करके आरबीआई डेली बेसिस पर मार्केट में कैश डाल सकता है या निकाल सकता है। मनी सप्लाई को इंस्टेंटली एडजस्ट करने का ये एक जबरदस्त तरीका है। अब यहाँ रेपो और रिवर्स रेपो का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। रेपो रेट के जरिए आरबीआई मार्केट में कैश इंजेक्ट करता है और रिवर्स रेपो वो एक जायंट वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है जो मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को वापस खींच लेता है। ये दोनों मिलकर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स का एक कॉरिडोर सेट करते हैं। इन स्पेसिफिक रेट्स में थोड़ा सा भी चेंज होता है ना, तो उसका असर तुरंत पूरे सिस्टम में फैल जाता है। बिजनेसेस के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग कॉस्ट इंस्टेंटली बदल जाती है। इसीलिए इन रेट्स पर नजर रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि ये रियल इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट करते हैं। पार्ट 4, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मीडियम टर्म लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का लिवर। ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की आउटराइट खरीद या बिक्री होती है। एलएएफ जहां डे टू डे फ्लक्चुएशन को हैंडल करता है, वहीं ओएमओ मीडियम टर्म में लिक्विडिटी के लैंडस्केप को शेप देने के लिए एक बहुत ही सॉलिड टूल की तरह काम करता है। इस टेबल से दोनों का मैकेनिकल डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ध्यान दीजिए, एलएएफ शॉर्ट टर्म जरूरतों को रीपर्चेज के बेसिस पर मैनेज करता है, जबकि ओएमओ आउटराइट एसेट ट्रांसफर के जरिए मीडियम टर्म स्टेबिलिटी लाता है। ये डिस्टिंक्शन समझना मार्केट लिक्विडिटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 5, सिस्टमिक बफर्स और कॉन्फिडेंस। फाइनेंशियल सिस्टम का किला कैसे बनता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर, इसको आप एक मेजर सेफ्टी नेट समझ लीजिए। ये बैंक्स को अंधाधुंध लोन बांटने से रोकता है और उन्हें अपनी कैपिटल का एक हिस्सा कैश, गोल्ड या हाईली सिक्योर एसेट्स में रखने पर मजबूर करता है। फिलहाल 23% वो लिमिट है जो आरबीआई इस एसेंशियल सेफ्टी नेट के लिए फिक्स कर सकता है। ये एक ऐसी गारंटी है कि चाहे मार्केट में कितना भी बड़ा क्राइसिस क्यों ना आए, बैंक्स के पास इमरजेंसी के लिए हमेशा लिक्विड एसेट्स मौजूद रहेंगे। सिस्टम को और ज्यादा बुलेट प्रूफ बनाने के लिए आरबीआई बेसल 3 गाइडलाइंस को भी स्ट्रिक्टली एनफोर्स करता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और मार्केट डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं, ताकि ग्लोबल लेवल पर सेफगार्ड्स बने रहें। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को ही ले लीजिए। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि 8% काफी है, लेकिन आरबीआई यहाँ थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच लेता है और स्ट्रिक्टली 9% मिनिमम डिमांड करता है। यही एक्स्ट्रा कुशन तो हमारे बैंकिंग सिस्टम को एक्स्ट्रा सेफ बनाता है।
ये मैंडेटेड कैपिटल प्रैक्टिकली इंश्योर करती है कि बैंक्स क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क से बचे रहें। और सच कहूं तो एज अ बिजनेस डिसीजन मेकर आपके लिए इसका सीधा सा मतलब है इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए एक स्टेबल और भरोसेमंद एनवायरनमेंट। तो इन सब का रिजल्ट क्या निकला? अगले क्वार्टर में इन मैक्रो इकोनॉमिक लीवर्स में होने वाले शिफ्ट्स इंपॉर्टेंट बिजनेस सेक्टर्स के लिए क्रेडिट लैंडस्केप को कैसे बदल सकते हैं? जैसा कि इस एक्सप्लेनर से साफ है, अगर आपको रियल इकोनॉमी में कैपिटल के फ्लो का अनुमान लगाना है तो आरबीआई के इन सेंट्रल मैकेनिज्म्स को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या आप इन सिग्नल्स को अपने बिजनेस के फायदे के लिए पढ़ने को तैयार हैं?